जय हिंद दोस्तों। अल्टीमेट क्लासेस बाय एस अंसारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बोला गया था कि ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलाई जाएगी, तो वही मैं लेकर आज भी हाजिर हूँ और मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन को अपना जारी रखें। समय कम है, इसलिए हम भी समय कम ले रहे हैं और ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इस सीरीज में आपको बता दिया गया है पहला ही वीडियो में कि इस प्रकार आएंगे, इतने क्वेश्चन रहेंगे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे और पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नांकित किसमें पादप का अगुणित होता है। तो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, सभी। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में क्या होगा तो देखो, पादप जो है, पादप को 5 किंगडम प्रणाली में बांटा गया है, यानी 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी, आवृतबीजी। अब इसका एक अलग से वीडियो आता है, 11th के पोर्शन में आता है कि इन पांचों के बारे में बताई जाए। ब्रायोफाइटा के बारे में, शैवाल के बारे में, टेरिडोफाइटा में और अनावृतबीजी, आवृतबीजी। तो इन सबको बताने के लिए हम लोग पास समय नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि अगुणित को कह रहा है कि पादप का अगुणित होता है। तो अगुणित का मतलब हम आगे समझा देंगे। फिलहाल इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इन सभी में, कवक, ब्रायोफाइटा, शैवाल, सभी में क्या हो जाएंगे, अगुणित पाए जाएंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नांकित में आलू के कंद में आंखें किसकी होती हैं। तो इसकी बात लिया जाएगा कि जो आलू आप लोग नॉर्मल बाजार से खरीद कर लाते हैं, तो उसमें देखेंगे एक उसके कहीं कहीं उजला उजला निकला रहता है। तो वो कहाँ से निकलता है ताकि वो नए पौधे का विकास हो जाता है। तो इसकी बात किया जाएगा तो ये हो जाता है कक्षक कलिका। कक्षक कली का मतलब होता है कोई अगर पौधा है, मान लेते हैं कि ये पौधा यहाँ से टहनी निकली हुई है, तो इन टहनियों से एक टूसा जैसे निकला हुआ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कक्षक कली का। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा कौन सा, कक्षक कली का। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। तो एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब खुद ही मालूम होगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ समय नहीं लीजिए आप लोग। जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, एकल कोशिका प्रोटीन है। तो इन सब के बारे में आप लोग को मालूम होगा। तो आप लोग का जवाब के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से जवाब कमेंट करके बता दें। तो इसका जवाब हम फाइनली बताएंगे 2 सेकंड के बाद देंगे। इसका जवाब जो है शैवाल होगा। जीवाणु और प्रोटोजोआ, एकल कोशिका प्रोटीन, इन सभी में नहीं होता है। एसिटाबुलेरिया जो है किस में पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और लिखा हुआ है आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। तो देखिए, आप लोग को बताया गया है कि अदरक में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। अब इसमें आ गया आलू में कायिक जनन किस में होता है, फिर आ जाएगा लहसुन प्याज में कैसे होता है। तो इन सब का एक आप लोग बोलिएगा तो सब्जेक्टिव वीडियो बनाकर आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट में कुछ तो बताते नहीं हैं कि हाँ इस तरह का हम लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है या याद नहीं होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आप लोग जानना चाहते हैं थ्योरेटिकल बेस पे, तो थ्योरेटिकल बेस पे चाहने के लिए आपको एक कमेंट करना होगा कि सर हमको वीडियो चाहिए, तो उसके हिसाब से बता दिया जाएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आसानी से आप लोग बना लेंगे। तो इसमें जो है पत्तियों, जड़, कलिकाएँ, अपसेट, तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, ये अपसेट हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा अपसेट होगा, क्योंकि पट्टी के द्वारा अगर कायिक जनन बात की जाए तो वो एक ही है, वो ब्रायोफाइलम है, जिसको भोजपुरी भाषा में या हिंदी भाषा में पत्थर चाटा बोला जाता है। ठीक है, तो जड़ के द्वारा तो होता नहीं है। ठीक है, कलिका के द्वारा भी नहीं होता है, किसके द्वारा होता है, अपसेट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसेट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लगाएंगे, पृष्ठीय में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा आता है। सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं। कायिक प्रवर्धन के ही बारे में पूछा गया है, वहाँ पे कायिक जनन के बारे में पूछा गया था, देखिएगा। लेकिन यहाँ पे पृष्ठीय और वहाँ पे आलू दिया हुआ है। तो अगर इसकी बात लिया जाए कि पृष्ठीय में क्या होगा, तो पृष्ठीय की अगर बात लिया जाएगा तो पृष्ठीय में कायिक प्रवर्धन जो है वो इसका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका भी क्या हो जाएगा, अपसेट आंसर हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर अपसेट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। डिओसियस शब्द का उपयोग किस अवस्था में होता है। तो डिओसियस शब्द का प्रयोग जो है वो किस अवस्था में होता है। पहला ऑप्शन है द्विलिंगी, दूसरा एकलिंगी, तीसरा है उभयलिंगी और इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक बात आती है कि द्विलिंगी क्या कहलाता है, एक लिंगी क्या कहलाता है और उभयलिंगी क्या होता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि द्विलिंगी वैसा जीव या वैसा जीव जंतु जिनमें दो लिंग पाए जाते हैं। जैसे कि अगर बोलते हैं कि नर तथा मादा दोनों युग्मक पाए जाएं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों युग्मक जिन भी जीव में पाए जाएंगे उसको हम लोग द्विलिंगी बोलेंगे। और एक लिंगी या तो नर युग्मक पाया जाएगा या मादा युग्मक पाया जाएगा, या नर लिंग पाया जाए या मादा लिंग पाया जाए तो उसको हम लोग एक लिंगी बोलेंगे जीव। और उभय लिंगी तो इसमें जो है वो एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों पाए जाएंगे, उसको हम लोग द्विलिंगी बोलते हैं। या तो एक लिंगी हो सकता है या फिर द्विलिंगी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उभय लिंगी बोलेंगे। और द्विलिंगी के बारे में समझ में आ गया कि नर तथा मादा दोनों पाया जाएगा, ये नहीं है कि सिर्फ एक पाया जाएगा, नहीं, नर और तथा मादा दोनों अगर पाया जाएगा तो उसको हम लोग द्विलिंगी। और सिर्फ कोई एक होगा तो उसको एक लिंगी, और दोनों होगा या फिर कोई एक होगा तो उसको हम लोग उभय लिंगी बोलेंगे। तो डिलीशियस शब्द जो है इसका राइट आंसर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा एक लिंगी। क्या हो जाएगा, एक लिंगी। इसीलिए देखिए कल की तरह आज भी सिस्टम थोड़ा सा रुक गया है, तो फिर हम इसको देखते हैं कि सिस्टम सही हो गया। तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग आए थे। द्विवचन शब्द का उपयोग किस अवस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक लिंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। ये इस सीरीज का सबसे मतलब बोले तो आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा कि लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बनाकर कमेंट करके बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा 2। ठीक है, इसका क्या जवाब हो जाएगा, इसका जवाब 2 हो जाएगा। क्योंकि हम कल भी बताए थे कि अलैंगिक में सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं और लैंगिक में 2 जीव, वो भी विपरीत लिंग वाले हैं। ध्यान रखेंगे, लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं लेकिन वो भी क्या होते हैं, वो भी होते हैं विपरीत लिंग वाले। समझे ना, विपरीत लिंग वाले। ये नहीं कि दोनों समान लिंग वाले भाग लेंगे और जनन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में किस प्राणी में ओवोविविपिटेरिटी विप होता है, तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेटल सर्प। इसका जवाब क्या हो जाएगा, रेटल सर्प। अगले क्वेश्चन की तरफ, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है, तो इसका जवाब जो है कायिक जनन, क्योंकि पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन ही कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर कायिक जनन। और जीव में अगर अलैंगिक जनन होता है तो वो विभिन्न तरीके का होता है, जैसे विखंडन के द्वारा, मुकुलन, खंडी भवन, पुनरुद्भवन। तो ये सब हो जाता है कौन सा, ये सब हो जाता है अलैंगिक जनन के भाग है। अगर पौधे की पूछ लिया जाए तो उसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कायिक जनन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, तो मतलब कहने का मतलब है कि पेनिसिलियम में किस प्रकार का जन्म होता है, कैसे जन्म होता है। तो पेनिसिलियम जो जन्म की बात ली जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनिडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है। गेमा द्वारा किस में प्रजनन होता है, तो गेमा द्वारा प्रजनन जो होता है वो होता है निम्न कुछ ब्राइफाइटा में होता है। कुछ ऐसे ब्राइफाइटा हैं जिनमें गेमा के द्वारा प्रजनन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, ध्यान दे देंगे इस पे, इसको सुधार कर लेंगे जो भी आप लिख रहे होंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक, यहाँ पे ये हटा देंगे, ये गलत हो गया है, और यहाँ पे लिख देंगे नर युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है, क्या कहलाता है। यानी कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन। तो युग्मक ही ना निर्माण कर रहा है, तो युग्मक निर्माण होगा तो किसको क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा युग्मक जनन। समझा। और जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं यानी कि संलयन कराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा युग्मक जनन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। युग्मक में गुणसूत्र का सेट किस प्रकार होता है।
दे देगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा थ्योरी जानना एकदम जरूरी है। बात कर रहे हैं कि युग्मक में गुणसूत्र का सेट किस प्रकार होता है। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि जैसे मेल है, तो मेल मानव जाति का एक व्यक्ति है ना। तो मानव जाति का एक व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति की जो है गुणसूत्र की संख्या जो है वो कितनी होती है, 46। और ये मेल जाति के इसका गुणसूत्र जो है वो पूर्ण है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, नहीं होता है। रेयर केस में होता है, लेकिन 47 और 45 भी हो जाता है। तो वो सब एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे, अध्याय 5 में या 4 में होगा। तो हम अगर बात करेंगे कि सामान्यतः देखा जाए 95% तो केस में क्या होता है, 46 ही होता है, और यही रियल वैल्यू है। इससे कम बेस होगा तो इसका मतलब उसमें बीमारी है। तो ये मानव जाति के पूर्ण गुणसूत्र की संख्या है, और जब पूर्ण गुणसूत्र की संख्या होती है तो उसको हम लोग 2n से दर्शाते हैं। अब बात आती है कि इसमें जब युग्मक का निर्माण होता है, मेल यानी कि नर से जब युग्मक का निर्माण होता है तो नर युग्मक बनता है, आपको भी पता है। तो जब युग्मक निर्माण होता है तो उस युग्मक निर्माण के क्रम में ध्यान देंगे कि कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, और कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई कोशिका है और उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 नए कोशिका का निर्माण करती है, समझ में। और जो मात्र कोशिका की गुणसूत्र संख्या 46 होती है, उसकी आधी गुणसूत्र संख्या जो है वो पुत्र कोशिका का यानी डॉटर सेल का हो जाता है। तो इसकी गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी, 23 करके हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे युग्मक, ये कहलाएंगे युग्मक। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी कोशिका है उससे अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो उसकी गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई, और आधी हो गई तो हम ये भी बताए हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ होती है जनन के दौरान। तो जनन के दौरान होती है यानी कि युग्मक के निर्माण के समय होता है। और युग्मक के गुणसूत्र की संख्या, तो जब हम 46 को 2n से डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका आधा हो गया 23, तो इसको n बराबर 23 करेंगे। तो ये युग्मक का गुणसूत्र संख्या 23 है, तो इसको डिनोट करने का साइन क्या है, n है। इसलिए युग्मक में गुणसूत्र का सेट किस प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा n है। समझ में आ गई बात। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसी अनावृत बीजी में भ्रूण कोश कैसा होता है। यहाँ भी थोड़ा सा भ्रूण पोष होना चाहिए, यहाँ भी थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है जिसको हम लोग सुधार करेंगे। भ्रूण पोष कैसा होता है, तो अगर हम बात करें कि आवृत अनावृत बीजी, अभी हम बोले थे कि पादप को जो है वो 5 वर्गों में बांटा गया था। तो अगर 5 वर्गों में बांटा गया था तो इसमें जो है पूछ रहा था कि भ्रूण यानी कि आवृत अनावृत बीजी के भ्रूण पोष कैसा है, अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना कि ये अगुणित और द्विगुणित और त्रिगुणित क्या होता है। तो ये सुधार कर लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं और आगे हम लोग समझते हैं थ्योरी के हिसाब से कि किस प्रकार क्या होने वाला है। तो हम बात करेंगे, जो हम बोले थे कि मेल में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2n, यानी 2n बराबर कितनी होती है, 46। आज जब युग्मक बनेगा तो 2n से क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। तो इस 23 वाले को हम लोग बोलते हैं अगुणित, ध्यान देंगे, ठीक है। और द्विगुणित जो है इसका दुगुना हो गया, ठीक है। अब त्रिगुणित की बात लिया जाएगा तो इस n में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आ जाएगा यानी कि 69 त्रिगुणित हो जाएगा। समझ में आ गया ना, अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि भ्रूण पोष में कैसा होता है। तो जब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे होंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जो पुष्प होती है उसके अंडाशय जो होते हैं, सॉरी अंडाशय गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा हम बड़ा बना लेंगे तो अच्छा बन जाएगा, ये अंडाशय हो गया। तो जब दूसरे पुष्प से या खुद के पुष्प से नर युग्मक इस पे वर्तिकाग्र पे आता है तो ये सीधे के सीधे इस पोलन से के रास्ते होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, अंडाशय में पहुँच जाता है।
तो इस पुष्प के अंडाशय में पहुंचता है तो इसमें क्या है कि एक युग्मक आता है तो इससे मिल जाता है और दूसरा आकर के इसे निषेचन करता है और वहाँ पे द्विनिषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और द्विनिषेचन के पश्चात ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और द्विनिषेचन के पश्चात जब भ्रूणपोष का निर्माण होता है तो उसमें 3 युग्मक आ गए और 3 युग्मक आ गए, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, वो त्रिगुणित हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिगुणित हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है किसी पुष्प के अंडाशय कैसा होता है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा हड़बड़ आज लेट हो गए थे इसीलिए तेज़ी में टाइपिंग की है ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो किसी पुष्प के अंडाशय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडाशय कैसा होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग साइड में अंडाशय। हम सही से लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको सही कर लेंगे। किसी पुष्प के अंडाशय का रहता है तो अंडाशय में से तो अभी हम समझा रहे थे कि यहाँ पे जो भ्रूणगोरव बनता है जो अंडाशय होता है तो अंडाशय में जो है कितने युग्मक होते हैं, 2 युग्मक होते हैं जो एक से संलयन करते हैं तो उसका मूल निर्धारण करते हैं, दूसरा करते हैं तो द्विनिषेचन होता है जो भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अब ये जो भ्रूणपोष है उस निषेचन के दौरान जो उत्पन्न हो रहे हैं उसको क्या करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। तो भ्रूणपोष पूछा जाएगा तो त्रिगुणित। और बात करें कि इसे अंडाशय की बात लिया जाएगा तो अंडाशय में क्या हो जाएगा आंसर, अंडाशय में हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगुणित। बात समझ आ गई। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना होना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार आपका वीडियो आते रहेगा और आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल कर देंगे ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड हो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि अपने दोस्त जो भी है वो भी अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर ले। जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम आपके सर पे हैं, छठ बीत गए, छठ का खुशी भी हम लोग मना लिए और सुनसान लग रहा है, इसलिए आप लोग भी अपने जोर तोर से पढ़ाई में लग जाएं और अपने माँ बाप को जिस प्रकार उम्मीद रखे हैं उस उम्मीद पे आप लोग खड़े उतरें ताकि मेरी भी यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू दोस्तों।